आज हम सुमित्रानंदन पंत जी की एक कविता पढ़ेंगे, वे आंखें। वे आंखें, ये आंखें हैं किसान की। किस किसान की? स्वतंत्रता के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो आत्महत्या करने पर मजबूर रहे। सभी की स्थिति बदली हो, लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस रही। कोई स्थिति में, कोई आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब कविता लिखी है सुमित्रानंद पंत जी ने। किसान की आवाज़ को उठाइए, इसके जरिए उनकी स्थिति को बताया कि क्या स्थिति हुई है। उनके परिवार की परतों को खोला है कि स्वतंत्रता के बाद भी, इस स्वाधीन भारत में भी उनकी स्थिति क्या रही। वे आंखें, किसान की आंखें, अंधकार की गुहा सरीकी, उन आंखों से डरता है मन। कवि सुमित्रानंद पंत कह रहे हैं कि अंधकार की गुहा सरीकी, अंधेरी गुफा के समान, गुहा यानी गुफा, अंधेरी गुफा के समान उन आंखों से डरता है मन। उन आंखों से मुझे डर लगता है। किसान की आंखों में क्या? अंधेरी गुफा। अंधेरी गुफा कब होती है? अंधकार कब होता है? जब दुख इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए जिसकी हद नहीं, तो वो एक गुफा के समान अंदर अंदर तक चले जाओ, जाते ही हमें डर लगता है, देखते ही डर लगता है। तो वैसी आंखें, जैसे अंधेरी गुफा होती है, अंदर खूब अंदर गहराई तक जाती है, वैसे ही किसान का दर्द जो इतना बड़ा हुआ है कि उसकी आंखें कैसी लग रही कवि को? अंधेरी गुफा सी लग रही है, और उन आंखों से कवि को डर लग रहा है। बड़ा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, और उन आंखों में भरा हुआ है दारुण। दारुण यानी घोर, भयंकर, कठोर। उन आंखों में कठोर दैन्य दुख का नीरव रोदन, उनके दुख का, उनकी दीनहीन स्थिति का, उनके दुख का नीरव रोदन। नीरव कह रहे हैं, कहते रव का मतलब होता है ध्वनि होना। नीरव यानी जहाँ बिल्कुल ध्वनि नहीं, शांत। रोदन यानी रोदन, रोना। तो उनका उन आँखों में भयंकर, कठोर, उनके दुख का रोना भरा हुआ है। चुपचाप जो रो रही आँखें, चुपचाप, कोई आंसू नहीं, कुछ भी नहीं, चुपचाप उनका रुदन भरा हुआ है। और उन रुदन से, उसके दैन्य दुख से, उसके भयंकर दुख के कारण वो आँखें जो है कवि को अंधकार के समान, गुफा के समान, अंधेरी गुफा के समान लग रही है। वह स्वाधीन किसान रहा। देखिए, वह किसान स्वाधीन रहा, किसी के अधीन नहीं रहा। अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ इसे मझदार आज, संसार कगार सदृश ब किसका। वह स्वाधीन किसान रहा। किसान वो हमेशा स्वाधीन रहा, स्वाभिमान रहा, स्वाधीन रहा, किसी के अधीन नहीं रहा। अपनी खेती थी, खुद करता था, अपनी फसल थी, अपने बैल थे। अभिमान भरा आंखों में इसके, और इसका उसको अभिमान था। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश ब किसका। और आज संसार ने क्या किया? स्वतंत्रता के बाद में किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसे मझधार में छोड़ के, उसे बीच में ही छोड़ करके संसार कगार सदृश ब खिसका। संसार किनारे के समान एक तरफा हो गया, किनारे के समान बिल्कुल ही साइड में हो गया, एक तरफ हो गया, और बीच में उस किसान को बहने के लिए छोड़ दिया। उसकी कोई परवाह नहीं की कि उस पर कोई ध्यान नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो स्वतंत्रता से पहले तो हम सभी किसानों की बहुत बातें करते थे, जय जवान जय किसान के नारे भी लगे थे। कुछ स्थिति का भी बदलाव भी आया था स्थिति में, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी उतना बदलाव नहीं है किसानों में जितना होना चाहिए। तो जिस समय ये कविता लिखी गई थी, उसमें तो स्थिति और भयंकर थी। आज भी स्थिति वही है। आप जानते हैं कि किसानों के बारे में उतनी उनकी स्थिति बेहतर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो संसार उसे स्वतंत्रता के बाद में उसे केंद्र बिंदु न बना करके उसे किनारे के समान संसार खिसक गया, और उसे बीच मझधार में ही बहने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी कोई परवाह नहीं की। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली उसके तरण तरण से। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। किसान के कभी खेत थे जो लहराते थे, जो उसकी द्रगों में यानी आंखों में लहराते थे, जिनसे अब वो बेदखल हो चुका है। किसान बेदखल किससे हुआ? खेतों से। और किस स्थिति में? कर्ज ले करके वो कर्ज का पैसा नहीं चुका सका, और उन खेतों को जमींदार ने हड़प लिया। तो वो खेत आज भी उसकी द्रगों में, उसकी आंखों में वो लहराते हैं, हरी हरी उसकी फसल लहराती है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तन तन से, उसकी खेतों की जो हरियाली थी
उससे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, उसके जीवन की हरियाली भी हंसती थी। यानी कि किसान का परिवार जो था, उसका जीवन था बड़ी प्रसन्न मुद्रा में था, बड़ा खुश रहता था का जब उसकी खेतों की हरियाली उसके खेतों में लहराती थी, और तब उसके मन की हरियाली भी बड़ी मदमस्त रहती थी। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। देखो कितने दर्द भरी बात है कि आंखों में ही घुमा करता वह आंखों का तारा। किसान की खेती किस में चली गई? जमींदार ने ले ली, कर्ज लिया, लहराते हुए खेत दरगों में हुआ बेदखल अब जिनसे वो लहराते हुए खेत अब कहाँ रह गए? उसकी आंखों में रह गए, उसकी परछाइयाँ रह गई है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। और ये खेत किसने ले लिए? जमींदार ने ले लिए, कर्ज वो चुका नहीं पाया। आंखों में ही घुमा करता हुआ उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। आज उसकी आंखों में उसका वो इकलौता जो तारा था, आंखों का तारा, उसका प्यारा लड़का था, वो आंखों में घुमा करता है, क्योंकि वो अब नहीं रहा। वो कहाँ चला गया? कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। कारकुनों की, कर्जदारों की, जमींदार के जो कारिंदे थे, कारकुन यानी जमींदार के साथ में जो सिपाही होते हैं, सिपाही क्या, जो 4-5 आदमी रखता है जमींदार की, किससे खेत खाली करवाना है, किससे पैसे लाना है, ब्याज लाना है, और ब्याज नहीं दे तो खेत वेत छीन लेने हैं। तो उन जमींदारों के जो कारिंदे थे, उसकी लाठियों से वो जमाने में ही मारा गया। उस लड़के की, उस आंखों के तारे की उसको रह रह करके याद आती है, पल पल उसकी आंखों में वो चित्र उसके घुमा करता है। किसान ने सब कुछ खो दिया, खेत खो दिए, परिवार खो दिया, पुत्र था वो भी खो दिया। कारकुनों ने, जमींदार के कारिंदों ने उसे पिटाई कर करके लाठी से मार दिया। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। र आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। बिका दिया घर द्वार उसके बिक गए। महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, महाजन ने एक भी ब्याज की कौड़ी नहीं छोड़ी, एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी, लेकिन घर बार बिक गए तो बिक गए। र आंखों में चुपती वहाँ कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। और रे करके आंखों में उसे टीस देती है, चुपती है। वो उसके बेलों की जो जोड़ी थी वो कुर्क हुई थी। कुर्क हुई यानी उसकी भी नीलामी हुई थी, जो चुका नहीं पाया कर्ज, तो बेल तक उसके नहीं छोड़े गए। घर गया, द्वार गए, खेत गए, बेटा गया, बेल थे वो भी गए, उनको भी कुर्क कर दिया गया। किसी ने उसे नहीं छोड़ा। जिसने जिस तरीके से लूटना चाहा वैसे लूटा, उस पर, किसानों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर किसान देते क्या? देखो, आप बड़ी बड़ी कंपनियों में देखते हैं, हम एक आलपिन, आप मोबाइल देखते हो, उसकी प्लास्टिक कवर लेने जाओगे, एक प्लास्टिक होता है 5 ग्राम का, उस 5 ग्राम के रुपये लेंगे आपसे 100 रुपये। और किसान इस अन्न को उत्पन्न करता है, वो उसका मूल्य नहीं आंकता है, वो सिर्फ उसका एक मान सम्मान होता है, मूल्य नहीं है। मूल्य तो हम चुका ही नहीं सकते उसका, तो एक मूल्य तो वो लेता ही नहीं है उसके, बस वो एक तो सेवा देता है, एक तरह की सेवा ही करता है। तो उस सेवक का भी, जो इस धरती का पुत्र है, उस पर पुत्र धर्म का जो निर्वाह कर रहा है, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो स्थिति ये हुई कि उसे कर्ज लेना पड़ा, उसकी खेती बाड़ी चली गई, और ब्याज, महाजन ने ब्याज की कौड़ी तक नहीं छोड़ी, उसका घर बिका, खेत बिके, उसका बेटा कारकुनों के हाथों से मारा गया, और यहाँ तक कि कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, बेलों की जोड़ी भी उसकी नीलाम हो गई। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती। देखो, उजरी मतलब जो अब गायें होती, और गाय की ये सफ़ेद गायें होती तो उससे प्रेम से उजरी कहते हैं। तो उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती। प्रश्न लगाए कि वो याद कर रहा है, उस पल को याद कर रहा है कि उसकी जो उजरी गाय थी, वो सफ़ेद गाय, वो कभी किसी को उसके सिवा पास में दूध निकालने नहीं देती थी। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। इसके साथ में उजरी भी चली गई, उसके साथ उसकी सुख की खेती थी, जिसमें पूरा परिवार था, खेत थे, बेल थे, उजरी थी, उसका बेटा था, सारे के सारे क्या हुआ, वो खेती, सुख की खेती उसकी उजड़ गई। बहुत दुख है, उसकी विडंबना है। बिना दवा दर्प की गरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर। घरवाली थी उसने, किसान ने अपनी घरवाली, बिना दवा दर्प की गरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर। देख रेख की बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना दवा दर्प के गरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। ये स्थिति कहाँ है?
सामान्य उस किसान की है जो सम्मान से खेती करना है, किसके लिए? वहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए, जो उसका मूल्य नहीं लेता, कुछ मूल्य ले लेता है, जो सेवा के बदले में थोड़ी सी सेवा कर देता है, कोई मूल्य नहीं लेता है, यूँ समझो आप। क्योंकि किसान नहीं कहता है कि मैं गेहूँ को 500 रुपये किलो बेचूंगा, नहीं कहता है, गुड़ को मैं 1000 रुपये किलो बेचूंगा, नहीं कहता है, वो सिर्फ मान सम्मान से कुछ ले लेता है। तो बिना दवा दर्प की घरनी, उसकी घरवाली बिना दवा के स्वर्ग चली गई, और उसकी बिना दवा दर्प के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती पर। आज उसकी आंखें रे रे करके भर आती। उसे याद है कि उसकी पत्नी किससे मर गई? बिना दवा के पैसे वो जुटा नहीं पाया, हॉस्पिटल वो ले जा नहीं पाया, और उस खर्चा वो वहन नहीं कर पाया, इस कारण उसकी पत्नी स्वर्ग चली गई, उसकी मृत्यु हो गई। देख रेख की बिना दूध मुई, बिटिया 2 दिन गई मर। तो उसकी पत्नी की जब बेटी की प्राप्ति हुई, तो बेटी जब हुई तो वो जब बेटी हुई तो माँ भी मर गई बिना देख रेख के, वो न दवा कर सके, दवा के पैसे नहीं थे, इसलिए माँ मर गई। माँ यानी इस किसान की पत्नी, और उसकी जो बेटी थी वो भी 2 दिन बाद मर गई बिना देख रेख के। दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद कहीं मर। तो उस बेटी की माँ मरी, यानी कि किसान की पत्नी मरी। जब बेटी का जन्म हुआ तो पत्नी मर गई बिना दवा के, और 2 दिन बाद उस छोटी बच्ची को, 2 दिन की बच्ची थी तो उसको कौन संभाले? तो वो भी बिना देख रेख के मर गई। कौन संभाले माँ के बिना? तो यहाँ पर एक बात और उठाई है कि किसानों को महाजन भी लूट रहे, तथा उसके साथ में जो दवा है, अस्पताल है, उसकी सुविधा भी किसानों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। आज तो चलो फ्री के हमें कुछ मिल भी रहा है, जहाँ हो अस्पताल हैं वहाँ पर फ्री दवाई कर ली गई है, लेकिन उस स्थिति की बात कही जो पहले थी। बहुत सारी स्थितियाँ तो आज भी नहीं बदली हैं इनकी, लेकिन ये जो कविता लिखी गई है तब की बात है, 1950 से पहले की बात है, स्वतंत्रता से 1947 से पहले की बात है। तो इनकी स्थिति, किसान की स्थिति कितनी भयंकर थी, कितनी दारुण थी। घर में विधवा रही पतोहू का मतलब होता है कि बेटे की बहू। बेटा तो मारा गया, कारकुनों की लाठी से बेटा तो मारा गया, लेकिन मर गई उसकी बेटे की बहू। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति गातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। घर में विधवा रही पतोहू, जो बेटे की बहू थी वो घर में विधवा अकेली रह गई। लक्ष्मी थी, हालांकि वो लक्ष्मी थी, घर के लिए मेरे लिए लक्ष्मी थी। यद्यपि पति गातिन, लेकिन पति की गातिन थी, पति को मारने वाला। देखो गांव की बात को, स्त्रियों की क्या दशा थी, उस दशा को बताया है कवि ने, परंपरा को बताया। उस परंपरा, जो पुरानी परंपरा थी कि पति किसी भी कारण से मर जाता था, फिर भी कलंक किस पर आता था? पत्नी पर आता था कि ये पति गातिन है, यानी कि पति को मारने वाली है। नाम उसका आता था, किसी से भी मरे, शराब से मरे, किसी से भी मरे, कुछ भी हो जाए, तो भी उस विधवा को उस नज़रों से देखे जाता था कि जैसे कि पति को इसी ने मारा है, पति गातिन है, पति को खा जाने वाली है ना, पति को खा जाने वाली। तो यहाँ पर भी देखो क्या कहा उस किसान के बहू के लिए, बेटे की बहू जो थी उसके लिए, थी तो वो लक्ष्मी, फिर भी पति की गातिन थी, यानी पति को खा जाने वाली थी। पति किससे मरा था उसका लड़का? उन कारिंदों ने, जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट के मारा था। फिर भी गांव की उस समय की बात की, देखो किस तरह से अपराध का अपराध जो है वो किस पे डाला जाता था? घर की स्त्री पर वो अपराध सारा का सारा उस समय में डाला जाता था। तो पति गातिन का उस बेटे की बहू को, बेटे की पत्नी को पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और कोतवाल ने एक दिन पकड़ के, फिर कोतवाल ले गया कोतवाली में, यानी थाने में, चौकी में, तो कुएं में एक दिन वो डूब करके मर गई। ये भी बड़ी बात है। देखो कुएं में डूब कर मरना, अपने आप कोतवाल ले जाना, कोतवाली में ले जाने का मतलब था उसका मान सम्मान सब कुछ एक तरह से खत्म हो जाना था। सब कुछ उसको ऐसा मानती थी कि कोतवाली जाना मतलब अब तो जीना ही नहीं। तो वो मान सम्मान ऐसा था कि कोतवाली गया तो उसके बाद कोतवाली ले गए, उसके बाद वो डूब करके मर गई। खैर पैर की जूती जोरू ना सही, एक दूसरी आती। एक और बात उस परंपरा को जो कठोर हो गई
इस देश की परंपरा कि स्त्री को कितना हीन दृष्टि से देखा जाता है। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, स्त्रियों को क्या कहा गया, पैर की जूती मानते थे। और यही बात इन्होंने वैसी की वैसी रही कि खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती जाती। किसान क्या सोच रहा है कि पत्नी उसकी बेटे की बहू मर गई तो कोई बात नहीं, वो तो पैर की जूती है, एक जाती तो दूसरी आती। ये किसान क्यों कर रहा है, इस किसान का दोष नहीं है इसमें कि वो पैर की जूती कह रहा है, ये परंपरा है, हर समाज में ऐसे ही माना जाता था। उसी बात को यहाँ पर बताया है कि पैर की जूती समझा जाता था। किसान भी सोच रहा है कि वो तो पैर की जूती है, एक जाती एक नहीं सही तो दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती जाती। लेकिन जब वो अपने बेटे की याद करता है, जवान बेटे को याद करता है कि किस तरह से कारकुनों ने उसे पीट पीट के मार डाला था जमींदार के आदमियों ने, तो उसके छाती पर सांप लौटता है और उसकी छाती फटती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हिलाती। पिछले सुख की स्मृति यानी यादें, स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हिलाती, तुरंत शून्य में गढ़ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। जब पिछली बातों को याद करता है तो क्षण भर के लिए वो चमक ला। तो कौन सी बात, वो पिछले क्षण, कौन से पिछली यादें, कौन सी स्मृति, मेमोरी, कौन सी मेमोरी, कौन सी यादें, जब उसके पास थे, तब उसके बाद बर्दों की चोरी थी, फसल लहलाते थे, उसकी पत्नी थी, एक छोटी बच्ची थी, और स्थिति बहुत अच्छी थी, बेटा था। तो वो सुख जब याद करती है, जब याद करता है किसान, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और तुरंत शून्य में गढ़ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। और धीरे धीरे उसे आगे वाली बात याद आती, तो शून्य में, शून्य यानी जहाँ पर कुछ नहीं, बिल्कुल जड़ होकर के कुछ वो सोचता रह जाता है, विचारता रह जाता है। तो चितवन जो दृष्टि है उसकी एक तरफ देखता रह जाता है, देखता ही देखता वहाँ शून्य में घट जाती है उसकी दृष्टि और तीखी नोक सदृश बन जाती है। वो जो उसकी दृष्टि है वो तीखी नोक के समान उसको चुभती है, सदृश यानी के समान बन जाती है। तीखी नोक के समान क्या बन जाती है, वो चितवन, वो दृष्टि। जब वो दृष्टि से वो कुछ देख रहा होता है, अच्छी स्मृति आती है, फिर धीरे 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 बुरी स्मृतियाँ भी आती है, तो वो एक शून्य में घट जाता है। उसकी जो दृष्टि है एक शून्य में यानी खो जाता है, कहीं खो जाता है, और धीरे धीरे वो दृष्टि उसको चुभती रहती, वो यादें उसको चुभने लग जाती। तो ये किसानों की स्थिति का वर्णन किया है कि किसानों की स्थिति कहीं नहीं बदली है, उसका सब कुछ लूट गया है।